अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह अपना केमिस्ट्री सेकंड ईयर का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा कैसे होते हैं, किस तरह से नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। आज हमने इनके बारे में डिटेल में बात करनी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एडवांस अच्छी तरह से टेक्निक समझा दी जाए ताकि बाद में आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये पैदा कैसे होती हैं। बेसिकली उसने थोड़ी सी बात की है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले जनरलाइज देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो जगहों से हासिल होती हैं। एक हमारे पास है एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स। एक है एनिमल्स और दूसरे क्या है? प्लांट्स। इन दो तरीकों से हासिल होती है, एनिमल से भी और प्लांट से भी और एनिमल से भी। एनिमल्स के अंदर से आप लोग को जो चीजें हासिल होती हैं वो है प्रोटीन और प्रोटीन के बाद ऑयल्स हासिल होता है। एनिमल से आपको प्रोटीन और ऑयल्स मिल गया। प्लांट्स में दो चीजें होती हैं, एक लिविंग जो जानदार है, जिंदा है, और एक नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है, जो हमारे पास डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। ठीक है, तो अब एनिमल्स के अंदर आप लोग को प्रोटीन हासिल होती है चिकन से, गोश्त वगैरह, बीफ या मटन, इनसे हासिल होती है। और ऑयल जो फैट्स होते हैं वो मिल्क, बटर और चीज, पनीर वगैरह से हासिल होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग के पास लिविंग में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और ऑयल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग के सबसे ज्यादा ये जो क्या कहते हैं, गंदम वगैरह हो गया, मकई वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, गंदम, बाले, राइस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें यूज करते हैं या इसमें पैदा होती है। और प्रोटीन्स जो हमारे पास होती हैं ये सबसे ज्यादा पल्सेस दालों के अंदर पाई जाती हैं। पल्सेस दालों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और विटामिन्स जो होते हैं और ऑयल, ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स वगैरह या इन चीजों में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में हमने कहा दो चीजें हैं, क्लासिफाई किया, एक लिविंग में और एक नॉन लिविंग में। लिविंग में तो ये चीजें हमें मिल जाती हैं सारे के सारे जिंदा प्लांट्स में से, लेकिन नॉन लिविंग में हमारे पास क्या है? ये तीन चीजें हैं। नॉन लिविंग में आपके पास, नॉन लिविंग में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचर गैस। हम इस बुक के अंदर सेकंड ईयर केमिस्ट्री में इन तीन के बारे में देखेंगे कि कोल कैसे पैदा होता है, पेट्रोलियम और गैस कैसे पैदा होती है, नेचर गैस कैसे बनती है। तो आज हम सबसे पहले इस कोल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को बताने का मकसद ये है कि आप लोग को हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा कहां से होते हैं। हम बेसिकली ये बात करना चाहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि दो चीजें जहां से पैदा होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल्स में आप लोग के पास मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड जैसे प्रोटीन और फैट्स वगैरह हासिल हो जाते हैं, और प्लांट्स में आपके पास लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग से काफी चीजें हासिल होती हैं और नॉन लिविंग से आपके पास कोल, पेट्रोलियम और नेचर गैस होता है। सबसे पहले कोल बोलते किसको हैं? बेसिकली कोल कहते हैं कोयले को। किसको कहते हैं? कोयले को। ठीक है, और ये इस जबान, ये जो कोल है ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बरीड ऑफ फॉसिलाइज्ड कार्बन। के जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या आपके पास जो चीजें जमीन के अंदर दफन हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोगों के पास ज्यादातर क्या चीजें आ जाती है जो जमीन के अंदर दफन हो चुकी हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जानते हैं कि जितनी तरह के ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर, या जितनी तरह के एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं। तो हम इसके बारे में, ये जो आप लोग के पास कोल है, इससे में देखेंगे कि कोयला बेसिकली पैदा कैसे होता है या किस तरह से हम इसको पैदा करते हैं। तो सबसे पहले कोल फाउंड इन नेचर, ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला है। इसको आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वो बेसिकली कोल नहीं बना सकते जो नेचुरल है। हम लोग लकड़ियों के जलाएंगे और इससे कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कोल जो होता है, कोयला, वो जमीन से हासिल किया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कोल फाउंड इन नेचर, ये कुदरती तौर पर पाया जाता है।
डेड प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये हमारे पास क्या है, फर्ज करें एक हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ये हमारी जमीन है और इसके ऊपर एक प्लांट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। जब तक ये प्लांट्स अपनी जगह पे कायम है तो फिर इसको कोई चीज हिला नहीं सकती, ये अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये प्लांट्स गिर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये जमीन के ऊपर इस तरह से अपनी एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, मतलब जमीन के ऊपर इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम इंसानों को ले लें या किसी तरह के मुख्तलिफ तरह के जानदार भी ले लें, तो जितनी तरह के इंसान हैं, इंसान भी जब तक दुनिया में है उनको कोई चीज या बैक्टीरिया उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई इंसान या जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी को यानी कि खत्म करना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके सारी चीजों को खा जाते हैं। इसी तरह जब प्लांट्स जमीन के ऊपर पहले खड़ा रहता है तो फिर तो वो लिविंग है, जानदार है, ठीक है। जैसे ही वो गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है कि वो प्लांट्स उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये प्लांट जो होता है ये आपके पास ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड, लकड़ी के ऊपर, बेसिकली प्लांट है ना, एक हमारे पास ये प्लांट है तो ये बेसिकली एक लकड़ी ही है, तो लकड़ी के ऊपर जब बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड, वुड के ऊपर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं इट कन्वर्टेड इनटू पीट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जितनी तरह के प्लांट्स, जैसे एक पौधा गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत तरह के बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए और रिएक्शंस होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पीट के अंदर। अब ये पीट क्या चीज है, आप लोगों ने कभी जंगल या कहीं ऐसे एरियाज का विजिट किया होगा जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में दरख्त वगैरह पाए जाते हो, तो दरख्तों के नीचे छोटे छोटे तिनके और जो मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स पड़े होते हैं और उन पार्टिकल्स को अगर आप इकट्ठा कर लें तो वो आपके पास एक पीट की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स ज्यादातर पड़े होते हैं और उनको जब आप इकट्ठा करके रख लेते हैं ना तो वो पीट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो जो कोयले की किस्म है उसको हम पीट का नाम देते हैं। तो आपके पास ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस हुए, वुड के ऊपर केमिकल रिएक्शंस हुए तो ये कन्वर्ट हो गया पीट में, फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर इनके ऊपर हुआ अर्थ क्रस्ट। जैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम जमीन के अंदर की तरफ जाते जाते हैं ना तो एक तो मिट्टी का कंसंट्रेशन या मिट्टी की मिकदार ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ऊपर मिट्टी की मिकदार बढ़ने से जमीन के अंदर जितना आप नीचे चले जाएंगे उतना जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप जमीन के अंदर की तरफ चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी की तह भी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जमीन के ऊपर आप लोग मिट्टी की तह भी बढ़ती है जिसकी वजह से जो नीचे चीज दफन हो चुका है उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होता है, बहुत ज्यादा तादाद में प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है तो वुड जो होती है लकड़ी, उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पीट के अंदर, ठीक है। और पीट के अंदर जब पीट थोड़ा सा, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ का ऊपर वाला सरफेस है और थोड़ा सा आप नीचे चले जाएं तो आपको पीट मिल जाता है। लेकिन और ज्यादा जब आप जमीन के अंदर चलते जाएंगे तो पीट जो होता है, देखो इतना ज्यादा डिस्टेंस का फर्क पड़ गया तो ऊपर एक तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा और दूसरी बात यह है कि प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो पीट है, फिर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो पीट है वो कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट भी एक कोयले की किस्म है। तो आप थोड़ा सा पहले ऊपर जमीन के ऊपर से अगर आप लोग खुदाई या कोई भी करते हैं तो जमीन के ऊपर से जब देखते हैं तो हमारे पास पीट होता है, पीट एक कोयले की घटिया किस्म है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास जो थोड़ा सा आप नीचे जमीन के अंदर चले जाएं तो आपको लिग्नाइट मिल जाता है। लिग्नाइट के ऊपर और ज्यादा जब प्रेशर और ज्यादा आप नीचे चले जाएंगे तो वो बन जाएगा बिटुमिनस कोल। बेसिकली दो तरह की कोल होती है, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, जिसका उसने डिस्कस नहीं किया हुआ।
सब ब्यूटिमिनस के बारे में उसने बात नहीं की, तो ब्यूटिमिनस कोल होता है और एक सब ब्यूटिमिनस कोल होता है, और फिर बाद में हमारे पास बन जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा कोयले की आला किस्म है जो सबसे ज्यादा नीचे पाई जाती है। तो अब दोबारा फिर कि हमारे पास एक प्लांट था, प्लांट गड़ा रहा जब तक उसकी जिंदगी थी, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जितनी भी किसी प्लांट की जिंदगी थी। एक दिन ऐसा आया कि वो गिर गया, गिरने के बाद उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए, और वो जो आपके पास वो जो ट्री था वो कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर, या बेसिकली जो उसकी वुड थी वो कन्वर्ट होगी पीट में। पीट के ऊपर फिर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके पास वो बन गया लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद और केमिकल रिएक्शंस हुए बिटुमिनस कोल, और बाद में हमारे पास क्या बन गया, एंथ्रासाइट बन गया। एक बात याद रखें, ये जो पीट होता है ये हमारे पास इसके अंदर कार्बन की जो कंसंट्रेशन होती है, चले इधर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, कार्बन की जो कंसंट्रेशन होती है ये 60% होती है पीट के अंदर। ठीक है, पीट के अंदर 60% होती है। लिग्नाइट के अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन 70% होती है। ठीक है, और बिटुमिनस कोल दो तरह की होती है, एक की कंसंट्रेशन जो होती है वो तकरीबन 70 to 77% के करीब होती है, और दूसरे की जो होती है कार्बन की वो 77 to 87% ये होती है, या कहीं पे किसी बुक्स में 90 भी लिखा होगा, तो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन होती है। बेसिकली हम यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 80% या 85% इसकी कंसंट्रेशन होती है। और उसके बाद एंथ्रासाइट के अंदर जो कार्बन की कंसंट्रेशन होती है वो तकरीबन 90% होती है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये कि आप लोग के पास ये जो पीट होता है, सॉरी ये जो आपके पास एंथ्रासाइट होता है, जितनी कार्बन की कंसंट्रेशन किसी भी कोयले में ज्यादा होगी उतना ही वो एक बेहतर और अच्छा कोयला होता है, उतनी हीट ज्यादा जनरेट करता है। बेसिकली होता यह है कि पीट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत वो तकरीबन 16 to 17,000 के करीब होती है। चलें, ये एज अ जनरल नॉलेज बता रहा हूं, इसके बुक के अंदर कोई डिटेल नहीं है। 60 to 70,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी खाली करता है जब आप पीट को जलाते हो। जब आप लिग्नाइट को जलाते हो तो ये तकरीबन 23,000 के करीब हीट जनरेट करता है, 23,000 के करीब। ये ऐसा जनरल नॉलेज 23-24,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी खाली करता है। और उसके बाद बिटुमिनस को जलाओगे तो ये तकरीबन 35,000 और 36 भी कहीं पे मिलेगा, 36,000 के करीब करता है। और उसके बाद जब एंथ्रासाइट को करोगे तो ये 36 और इससे अबव हीट जनरेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पीट होता है इसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं मुख्तलिफ तरह की ये जो ईंटें वगैरह पकाने के लिए इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट जो होता है इसको हम लोग एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे बिजली वगैरह पैदा करने के लिए हम लोग जो होते हैं हीट चाहिए होती है, कोयला वगैरह इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं, तो हम लिग्नाइट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बिटुमिनस कोल जो होता है ये एक अलग कोयला समझ ले, इसको हम लोग घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका हमारे आम लेवल पे कोई चलो तो कम ही होता है, ये बहुत महंगा कोयला होता है, क्योंकि हमें जहां पे ज्यादा हीट चाहिए होती है न, जितनी कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतना हमें टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो जहां पे हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना हो वहां पे हम एंथ्रासाइट पैदा होता है। बेसिकली एक दरख्त, हम ये नहीं कह सकते कि आज दरख्त डेड हुआ है और कल या परसों या 4 दिन या 5 दिन के बाद वो पीट में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद लिग्नाइट में, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इसको चाहिए होती है 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन साल चाहिए। 500 का मतलब ये होता है तकरीबन 50 करोड़ साल, तकरीबन 50 करोड़ साल लगते हैं। एक दरख्त जब जमीन के अंदर दफन होता जाता है तो वो कोयले की शक्ल में कन्वर्ट होने के लिए या मुख्तलिफ तरह के कोल बनने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होता है, 50 करोड़ साल चाहिए होते हैं। और ये कोई छोटा अरसा नहीं, बहुत लंबा अरसा है, हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हाँ, ये जो हमें कोयला मिल रहा है जो आज से 50 करोड़ साल पहले जमीन के अंदर दरख्त बरीड हो गए थे, उनकी वजह से हमें जो मुख्तलिफ फॉर्म में कोयला मिल रहा है, और ये मुख्तलिफ मुल्कों में इसके रिजर्वायर्स हैं और लोग इसको निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक टेक्निक है, इसी में आती है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन या दूसरा लफ्ज मैंने लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये दोनों एक ही चीज है। कार्बोनाइजेशन दो चीजें होती हैं, एक कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दूसरा हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? बेसिकली होता यह है कि आप लोगों के पास कार्बन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जब आप किसी लिक्विड को, किसी भी
लिक्विड को हीट करते हो, लिक्विड हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब आप किसी लिक्विड को एयर की गैर मौजूदगी में हीट करते हो तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। और जब आप लोग क्या करते हो कि किसी भी, ये जो कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, सॉलिड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है, या दूसरा नाम उसका कार्बोनाइजेशन होता है। लेकिन जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमारा लिक्विड से तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा बेसिकली कोल जो होता है वो सॉलिड होता है। तो हम जब कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमारे पास क्या होता है, ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है। एक आपके पास होता है कोक और एक होता है हॉट वेपर्स गैसेज, एक कॉक होता है और एक हॉट वेपर्स गैसेज है। इनके बारे में अभी बात करता हूं। सबसे पहले ये बात याद रखें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्यों काम नहीं करते। बेसिकली हम कर सकते हैं ना, हमारा मकसद है कि हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी काम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को जरा क्लियर करते जाएं कि जब आप किसी भी कोल को, कोयल जैसे कि CH4 ले ले, मीथेन है, मीथेन जो होता है ये ज्यादातर जो घरों में सिलेंडर भरवा के लाते हैं वो मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस जो होती है जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ में एनर्जी लिबरेट करता है, या हीट एनर्जी उसको कह लो, हीट एनर्जी लिबरेट करता है। तो जब आप लोग किसी भी कोल को जलाओगे तो वो भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में हीट जनरेट करेगा। तो हमें बेसिकली ये नहीं चाहिए होता। हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इंक्रीज करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इंक्रीज। और कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में जब आप हीट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आप लोगों का कोल, जब आप कोल को जलाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली होता ये है, ये कुछ इस तरह से होता है कि एक ऑपरेटर से आप लोगों के पास, मैं थोड़ी सी जनरल मिसाल बताऊंगा, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में तो आप लोगों से बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका हमारी बुक से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे आपको बताता चलूं, कोक जो होता है कोल, इसको जब आप हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या होता है कि कुछ तो सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वेपर्स की शक्ल में या गैस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। अब जब गैस को आप लोग क्या करते हो, एक ऐसे बीकर के अंदर सेंड कर देते हो जिस बीकर के अंदर हमारे पास पहले से लिक्विड वाटर मौजूद होता है, आप लोग इसमें भेज देते हो जहां पे वाटर होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जब आपने कोल को हीट किया, हीट करने के बाद कुछ तो सॉलिड रेजिड्यू रह गए और कुछ हमारे पास जो होते हैं वो ट्यूब के थ्रू गैस में कन्वर्ट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं या पानी के अंदर मिक्स हुए हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, पानी के अंदर दो तहें बना लेते हैं। दो तहें किस तरह से, जैसे आप लोग पानी के अंदर चौक डाल दो और इसके अलावा कोई दूसरा पार्टिकल डाल दो, तो ऑयल डाल दो। एग्जांपल के तौर पे ये आपकी फ्लास्क है, इसके अंदर आप लोगों ने एक तो चौक डाल दिया, पानी है इसमें, और दूसरा आपने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो एक ऑयल है और एक चौक है, दो चीजें इसमें पाई जाती है। तो होता यह है, ऑयल और चौक जो होते हैं ये पानी में हल नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, पानी के अंदर एक लेयर बना लेते हैं, पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है इनकी, ऑयल की भी एक लेयर बन जाती है और चौक की भी एक लेयर बन जाती है। इसी तरह जब ये कोल इस साइड पे जाता है तो वहां पे जाके ये दो लेयर बना देता है, और दो लेयर में एक को आप लोग कंडेंस्ड लिक्विड कहते हो और एक को आप लोग कोल गैस का नाम देते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये देखें, मैंने इसको कन्वर्ट किया। सबसे पहले ये जो कोल को हीट किया तो एक सॉलिड रेजिड्यू बन गया और एक आगे चला गया। जो सॉलिड रेजिड्यू आपके पास पीछे बच जाता है उसको कोक का नाम देते हैं, कोक। ठीक है, और जो हॉट गैसेस वेपर्स होती हैं वो दो लेयर बनाती है, एक कंडेंस्ड लेयर और एक कोल गैस। कंडेंस्ड लेयर में आपके पास होता है अमोनिया का लिक्विड, जो बाद में हमारे पास यूज हो जाता है अमोनियम सल्फेट बनाने में। अमोनियम सल्फेट ये एक अच्छा फर्टिलाइजर है।
ठीक है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। और जो कोल गैस होती है वो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें से एक का आपकी बुक के अंदर नाम है कोल तार। तो कोल तार जो होती है बेसिकली ये क्या करती है, ये आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो लोग ज्यादातर ये सड़कें बनाने वाले लोग होते हैं ना, सड़कों के पास बड़े बड़े ड्रम देखे होंगे जो ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड सा सड़क के ऊपर फेंकते हैं, वो जो ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है वो आपके पास कोल तार होती है। कोल तार बेसिकली ये जो यहाँ पे दो लेयर्स बनती है ना, वो दोनों लेयर में से एक कोल गैस होती है और एक क्या होती है, सॉरी एक अमोनिया का लिक्विड होता है और एक कोल तार होती है। तो बेसिकली हमारे पास हुआ ये, सबसे पहले फिर थोड़ी सी बात को रिपीट करता हूं कि हमारे पास हुआ क्या है। देखें हमारे पास हुआ ये कि हमने क्या किया, कार्बोनाइजेशन की, कोल लिया, कोल की कार्बोनाइजेशन की। व्हेन कार्बोनाइजेशन कैसे करते हैं, आपने कोल को हीट करना है और हीट करने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो तकरीबन 1100 से लेकर 1200 या 1200 टू 1300 के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 टू 1300, 110 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इतनी रेंज में आप टेम्परेचर लेते हो तो सॉलिड को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो दो चीजें बनती है, एक कोक बनता है, एक कोल तार की बनती है। कोल जो होता है ये इसके अंदर तकरीबन कार्बन की 70% कंसंट्रेशन होती है, ये भी बताता चलूं। और ज्यादा 70% कंसंट्रेशन होने की वजह से इसको हम मुख्तलिफ मकासद में या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ ब्लैकिश मादे के तौर पे। और ये जो कोल तार होती है इसको हम लोग सड़कों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये अकेली नहीं होती, इसके अंदर 200+ केमिकल्स होती हैं। वो जो आप लोग सड़कों के ऊपर डालते हो तो उसके अंदर 200+ केमिकल्स होती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक था कि सबसे पहले हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, एक एनिमल्स और एक प्लांट से हासिल होते हैं। एनिमल से प्रोटीन, फैट्स हासिल होते हैं और प्रोटीन के बारे में बता दिया। हमारा जो कंसर्न है वो नॉन लिविंग थिंग से है, तो नॉन लिविंग में आपके पास है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। कोल जो होता है ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से निकला है, जिसका मतलब है प्रेशराइज्ड या बरीड ऑफ फोसिलाइज्ड कार्बन, जो जमीन के अंदर दफन हो जाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो कोल फाउंड इन नेचर, कोल जो होता है ये नेचर के अंदर पाया जाता है। डेड प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो 500 साल पहले दरख्त जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं तो उसकी वजह से ये बनता है। इसके ऊपर बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कोल जो होता है वुड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पीट में, पीट के बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। वुड कन्वर्ट हुई पीट में, पीट बिटुमिनस कोल, सॉरी पीट लिग्नाइट, लिग्नाइट बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। और फिर हमने बात कर ली कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादातर डिटेल में इसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों एक ही हैं कि किसी भी सॉलिड को हीट करोगे इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने बता दिया, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, बेसिकली एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि कोल, बेसिक आता ये है कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में बताएंगे, या राइट अ नोट ऑन कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम के बारे में बताएं। या इस तरह से ना आया तो क्वेश्चन एक ये आता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट पीट इनटू एंथ्रासाइट, ठीक है। पीट कैसे एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होती है, तो आपने कहना है व्हेन वुड, सॉरी जब आप ये याद रखोगे कि वुड के ऊपर बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये पीट बना देती है। जब पीट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस और बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट बन जाता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकता है। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 184 बिलियन टन कोल है जो हम लोग निकालते हैं, और इसका 90% जो तकरीबन कोल है वो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर, ये जो मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की बात पूछनी हो तो वो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। ना समझ में आए तो दोबारा इस लेक्चर को बार बार सुने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ चीजें नेचुरल गैस के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।